पीएम ने किया अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन। बोले, शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की ताकत। देश के 14,000 पुराने स्कूल बनेंगे स्मार्ट। नड्डा की नई टीम का ऐलान, 38 नाम। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा रमन उपाध्यक्ष। कांग्रेस से आए एंटनी के बेटे को भी जिम्मेदारी। चंडीगढ़ के जड़थल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। खुला दरबार लगा करके आम लोगों की सुनी समस्याएं। एम्स के लिए इलाके के लोगों को सीएम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा बारिश कम हो या ज्यादा परेशान न हो किसान, हर कदम पर साथ है सरकार। संसद में अगले हफ्ते पेश होगा दिल्ली अध्यादेश। सरकार ने सदन में जानकारी दी। नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर का हिस्सा बढ़ा। हिमाचल में लैंडस्लाइड, NH5 बंद। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश, कई ट्रेनें रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। श्रीनगर से आपको खबर बता दें, जहां पर हाइब्रिड आतंकी अराफात यूसुफ गिरफ्तार हो गया है। तो श्रीनगर से अहम खबर, जहां पर हाइब्रिड आतंकी अराफात यूसुफ गिरफ्तार हो गया है। जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तो अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा हमले में शामिल था आतंकी यूसुफ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है घाटी में। बता दें कि पुलवामा हमले में शामिल आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अहम जानकारी बता दें, आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे श्रीनगर से, जहां पर हाइब्रिड आतंकी अराफात यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है कश्मीर के घाटी में। पुलवामा हमले में आतंकी शामिल था यूसुफ, जिसे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले में शामिल था आतंकी यूसुफ। आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। तो अहम जानकारी बता दें, हाइब्रिड आतंकी अराफात यूसुफ गिरफ्तार हो गया। श्रीनगर से खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तो सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले में शामिल था आतंकी यूसुफ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे श्रीनगर से, जहां पर हाइब्रिड आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बटमालू से उसे गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले में शामिल था आतंकी यूसुफ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बटमालू से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले में भी ये शामिल था आतंकी। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले में शामिल था आतंकी यूसुफ। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर नांगलोई इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जा रहा था। इसी दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि जुलूस में शामिल लोग ताजिया को लेकर के सूरजमल स्टेडियम के अंदर भी जाना चाहते थे, लेकिन स्टेडियम का गेट बंद था। पुलिस जुलूस में
शामिल लोगों को अंदर जाने से मना कर रही थी। इसी बात पर जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने तलवारें लहराई और दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल हालात पर काबू पाते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारी जिले के नागलोई थाना क्षेत्र के अंदर, जहाँ आज मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था। जहाँ जो ताजिया जुलूस के अंदर कुछ उपद्रवियों ने तलवारें लहराई और मेरे पीछे सूरजमल स्टेडियम है, जिसको आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। इस पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद यहाँ भारी बल में पुलिस तैनात कर दी गई। आप तस्वीर में नीचे भी दिखाऊंगा किस तरह की भगदड़ बची। उपद्रवियों के जो चप्पल जूते यहीं पड़े हुए हैं, जिसके बाद देखिए पत्थर पड़े हैं जो इन्होंने पीछे मेरे गाड़ियां खड़ी हैं जो दिल्ली पुलिस की SHO है, जो पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में सामने उधर गाड़ी है जिसके शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के 2 वाहन जिनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ जो आला अधिकारी वहाँ पहुंचे, जिले के DCP यहाँ पहुंचे। आप देखिए तस्वीर में ये स्कॉर्पियो गाड़ी है SHO की, जिसके शीशे पे पथराव किया गया। वहीं एक जो सेकंड जो ब्रेवो है उनकी गाड़ी थी, जिसको दोनों शीशे उनके तोड़ दिए गए। जिसके बाद यहाँ जो उपद्रवी थे जो ताजिया जुलूस के अंदर मौजूद थे, जो रोहिणी जिला से बाहरी जिला के अंदर ताजिया को लेकर आए थे, जिसको परमिशन नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया, तलवारें लहराई। कहीं ना कहीं जिस तरह ये आज सुरक्षा में चूक को देखते हुए आज कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते देख तो भारी पुलिस पर तैनात किया गया और स्थिति को काबू कर लिया गया है। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण के न्यूज़ इंडिया। वहीं बाहरी दिल्ली स्थित मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों द्वारा वकील से मारपीट का मामला सामने आया था। अधिवक्ता ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसकी घड़ी तोड़ दी। अधिवक्ता ने अपने साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसे उन्होंने व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया था। इस वीडियो में अधिवक्ता आप बीती सुना रहे हैं। वहीं अधिवक्ता का वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। अधिवक्ता के साथ ही मारपीट करने वाले पुलिस कांस्टेबल का नाम सुमित और सनी बताया जा रहा है। मंगोलपुर थाने में एक वकील भाई के साथ मारपीट हुई है। अपना मंगोलपुरी अपना जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहां पे मैंने बीच बचाव करा इन भाइयों के लिए, और इन भाइयों के करते करते पुलिस वालों को मैंने कॉल करी 100 नंबर पे, और 100 नंबर पे मैंने कॉल करके ये हेल्प कराई है अपनी। और किसने करी है? पुलिस वाले ने? पुलिस वाले का नाम नहीं पता, बट रेड टी-शर्ट है। अच्छा, वो वर्दी में नहीं था? वर्दी में नहीं था, लठ लेके आया है और लठ लेके मारा है उसने, और PCR में बैठ के मुझे मारा है। मैंने वीडियो लाइव करने की कोशिश की, वीडियो लाइव करते करते भी उसने मेरा फोन खोस लिया। मैं स्मार्ट वॉच थी, स्मार्ट वॉच के थ्रू मैंने सबको कॉल करा है। अच्छा, अदरवाइज कोई उन्होंने मेरा जरिया छोड़ा ही नहीं। वीडियो मेरा फोन मेरा आज भी नहीं है, पगड़ी मेरे हाथ में है, और थप्पड़ मुझे यहीं पे मारा है। जो ये अपना वीडियो है। नॉर्थ वेस्ट के अशोक विहार और भारत नगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अशोक विहार फेज 3 की दुर्गा मार्केट में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ करके नकदी और सामान चोरी कर ले गए। चोर आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में लगी है। विनोद जी, क्या हुआ है आपके यहाँ? सर, मैं सुबह घर था, मेरे को कारीगर का फोन आया कि बाहर के ताले टूटे हुए हैं। अच्छा, तो मैंने उसको कुछ अंदर घुस के देखा था, भाई अंदर घुसूँ ना घुसूँ, मैं कोई बात घुसे देख ले, चेक कर ले। उसने देखा गले टूटे हुए थे, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं आया, देखा गले टूटे हुए थे, कैश 320 रुपये था, बस और कुछ नहीं, और कोई सामान नहीं किया। जब मैं घर पे था तो मुझे कॉल आया कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है, तो एक बार आके देख लेना। तो मैं 10 बजे करीब घर आया। जहाँ पे जब आया देखा मैंने, एक ही जगह खड़े रहे। हाँ जी। जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो शीशा टूटा हुआ था, दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, और अंदर से लैपटॉप और कैश चोरी हुआ था। कितना कैश गया था? 10-12 हज़ार के आसपास कैश होगा उसमें, और लैपटॉप गया आपका? और एक लैपटॉप है,
यहाँ पे कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं? 3 दुकानें हैं यहाँ पे, 105 नंबर, 106 मेरा है और 107। क्या एड्रेस पड़ता है यहाँ के? ये है अशोक विहार है, दुर्गा प्लेस, पॉकेट बी, अशोक विहार, फेज 3। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां पर 115 नियमित हुए संविदा शिक्षकों को धर्मकोट विधायक दविंदर जीत सिंह लाडी ढोस ने नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र पाकर के शिक्षकों की चेहरे खिल गए। शिक्षकों का कहना था कि वे लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसे आप सरकार ने पूरा किया है। बता दें कि पंजाब सरकार ने 12,500 संविदा शिक्षकों को नियमित किया है। मैं दलजीत कौर सरकारी प्राइमरी स्कूल इंदरगढ़ एम ए बी एड मेरी क्वालिफिकेशन है जी। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ, 18 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੇ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11000 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਨ 12,500, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2, 3-3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। मुख्यमंत्री रेवाड़ी में जनसंवाद के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन जनथल व संगवाड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उनका पगड़ी पहना करके स्वागत किया गया और उसके बाद दोनों ही गांव में उन्होंने लोगों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देकर के जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करने को कहा है। इस दौरान इंडिया नाम रखने वालों की सीएम मनोहर लाल ने की खिंचाई। कहा कि निकट्टू पार्टियों का समूह इंडिया है। कई बार नटखट बालक का प्रभावी नाम रख देते हैं। ऐसे लोगों को नहीं पता लगेगा कि कैसे बनती है गरीब कल्याण की योजनाएं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। अभी है टाइम, अभी बातचीत और करनी है। जोरदार तालियों के साथ एक बार का सम्मान करते हुए राम सिंह साबड़ी, दीक्षा देवी, नेहा देवी, अनीता देवी यहाँ इस गांव में आगमन पर उनका आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, ऐसा लोग जो हमको विश्वास दिला रहे हैं। विपक्ष के लोगों को एकदम सीधा सीधा उन लोगों का कहना है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने के बारे में तो मैंने एक आध जगह आपके सामने कहा भी है कि जैसे एक नटखट बालक घर में हो, कुछ ना करता हो, तो कई बार उसका नाम बड़ा प्रभावी रख देते हैं ताकि वो लोगों को जाकर के अपना प्रभाव डाल सके। किसी का नाम डीसी रख देते हैं, किसी का नाम थानेदार रख देते हैं, किसी का नाम जेलदार रख देते हैं, लेकिन करने वाला कुछ नहीं होता। तो ऐसे जो निखट्टू लोगों की जो जमात है, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। इस इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं बनेगा। ये देश के लोगों की सेवा करना जानते नहीं हैं। मोदी जी इसमें तज्ञ हैं कि आम समाज, गरीब समाज की, गरीब कल्याण की योजना कैसे बनाई जाती हैं और कैसे नीचे तक लागू की जाती हैं। इसलिए नाम बदलने का एक जो इन्होंने जो एक जिसको कहना चाहिए, अब इसको मैं कोई षड्यंत्र जैसा शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उनका भोलापन है कि शायद नाम रखने से ही कुछ हो जाएगा। बिना कुछ मिले ना मिले, नाम दरोगा धर दे, बाकी सब हो जाएगा। दरोगा नाम रखने से कुछ होना होता।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इनसो के छात्र संवाद सम्मेलन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र चुनाव को लेकर के सरकार के पास 5 अगस्त तक का समय है। अगर 5 अगस्त तक सरकार छात्र चुनाव पर कोई घोषणा नहीं करती तो 6 अगस्त को इनसो के कार्यक्रम में छात्र चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया जाएगा। और मेरा प्रभारी होने के नाते जो सहयोग किया, जो समर्थन किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो सभी साथी मैनेजमेंट बरकरार रखें और मैं दोबारा से हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ पहुँचूँगा। साथियों, ये प्रोग्राम छात्र संवाद के रूप में आप सभी का ये साथ जोड़ के विनती है कि प्रोग्राम को मैनेज करें और प्रोग्राम में आप हमारा साथ दें और जो भी आपकी समस्या चुनाव हो, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हो। आप सब जानते हैं कि सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करे। तो किस प्रकार दिया जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंग 2 कमेटी के तहत जो है अगस्त में उससे अगले 1 महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हो, इस बात की हम किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पे जा रहे हैं लोगों के बीच में, छात्रों में? हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू के सामने इक्विवेलेंट पावर रखेंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मानता हूं सही मायने में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बहाली हो जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह के बयान पर जमकर के हमला बोला। कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ मजाक किया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल और केवल ही झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस सरकार ने किस तरह से प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया है, ये सब जानते हैं। उनके समय में किसानों के साथ भी मुआवजे के नाम पर 1 रुपए के चेक देकर के मजाक किया गया, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने अपने समय से किसानों की चिंता नहीं की और अब केवल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों के हित में हर संभव काम किया। बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस के शासन में और 10 साल तक तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, तो तब तो कुछ किया नहीं। अभी याद आने लगा, अगर उस टाइम का आप चेक देखोगे, अभी कल परसों भी किसी ने फेसबुक पे चेक डाल रखा था, 6 रुपए का चेक था। आज 1-2 रुपए के चेक पता नहीं कितने किसानों को। जितना पैसा हमने दिया और इन 8.5 साल में जितना पैसा हमने दिया, वो इनके मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है। यानी कि इनका जो पैसा था वो 1300 कुछ करोड़ है 10 साल में, और हमारा जो 8.5 साल का पैसा है वो 9000 करोड़ से ज्यादा है। हमने जो पैसा किसान को दिया, तो इन्होंने किसान की भी चिंता नहीं की। इनकी तो बयानबाजी है कि हम किसान के लिए ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे, कभी कोई चिंता नहीं की। ये ऐसी सरकार है जिसने हमेशा किसान की चिंता की। अंबाला शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के नगर निगम डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने प्रेस वार्ता करके विधायक पर निशाना साधते हुए उनकी प्रतिनिधियों पर काम में अड़चन डालने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ऑडियो में शेयर किया, बाढ़ के बाद से अंबाला में उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिस पर अंबाला नगर निगम के डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने कहा कि प्रेस वार्ता की। इस दौरान राजेश मेहता ने अंबाला के विधायक पर तंज कसते हुए उनके प्रतिनिधियों पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। वो जब कहेंगे तब कूड़ा उठाया जाएगा, जबकि ठेकेदार की अपनी एक व्यवस्था रहती है कि 15 दिन के अंदर, जब से बाढ़ की त्रासदी आई है उसके बाद बिजली नहीं है, पानी नहीं है और ऊपर से सीवरेज जो है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। उस पर हमारे विधायक जी ध्यान ना देकर, जो कि उनके संबंधित महकमे है, निगम जो कि उनके संबंध में नहीं आता, उसमें अपनी इंटरफेरेंस होने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमने जो भी साफ सफाई का काम करवाया
तो उसके बाद जो कूड़े के जो ढेर निकल रहे हैं उसकी राजनीतिक। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर बाढ़ पीड़ित गांव का दौरा करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अमेरिका की अनुसरण कर रही है, जबकि अमेरिका के फसल अधिक है और आबादी कम है। भारत में कृषि योग्य भूमि कम है और आबादी ज्यादा है। ये नीति किसानों को बर्बाद कर देगी। आरोप लगाया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में सरकार कृषि नीति बना रही है, जो कि घातक होगी। बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि अधिकारियों की लापरवाही से आई है। यदि इतना ही बजट सरकार मुझे देती तो मैं नदी का पानी रोक देता। उन्होंने कहा कि बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि मुआवजा कम दिया जा रहा है। उन्होंने अधिक मुआवजे की मांग की है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और अगर सरकार साफ नियत से काम करती है तो हमने जितनी मांगे रखी हैं ये सारी देश हित में है, ये सारी किसान हित में है। इनमें कोई मांग ऐसी नहीं है जिससे कोई देश का नुकसान होता हो। और जो देश के फायदे की बात होती है वो बात सरकार को माननी चाहिए। सरकार बनी भी इसीलिए हो। किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। ये सरकार जो है वो अमेरिका की पॉलिसी पे चल रही है और अमेरिका की पॉलिसी बिजनेस करने की है। ये जो 3 कानून लाए थे ये भी उसी पॉलिसी पे थे जो WTO है उसको पूरी तरह लागू करवाना चाहते हैं। अमेरिका में जो है वो खेती ज़्यादा है और आबादी कम है। यहाँ पे आबादी ज़्यादा है और खेती कम है, तो वो अपनी मार्केट यहाँ पे खोलना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ की तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं। खबर बरवाला से है, जहां पर मामूली सी बरसात से ही शहर की स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है और ये समस्या पिछले काफी वर्षों से ही बनी हुई है। थोड़ी सी बरसात होते ही पानी की निकासी के लिए कोई ठोस कदम विभाग द्वारा नहीं उठाए जाने के कारण शहर के बीच से गुजरने वाला हिसार चंडीगढ़ टोहाना मार्ग झील का रूप धारण कर लेता है। वो अनेक पैदल चलने वाले लोग, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालक चोटिल भी होते हैं। पानी को निकल जाए तो किसी टाइम मर्जी आके दे दो, गुरुद्वारे के सामने पानी। कुरुक्षेत्र के गांव बीट कालवा में एक व्यक्ति जसविंदर सिंह ने सुसाइड नोट लिख करके फंदा लगा करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। वहीं पुलिस ने LNJP हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई चंद्रभान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके भाई ने एक कंपनी में ब्याज पर पैसा लेकर के लगाया था, जिसके बाद उसको एक व्यक्ति पैसा वापस देने के नाम पर बहुत ही तंग कर रहा था। मृतक के परिजनों ने सुसाइड नोट में भी पुलिस को दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला ही बीड़ कालवा गांव है, बैन के पास, वहाँ का है। हमारे छोटे भाई थे, उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी शाहबाद में, तो उसका जो फैक्ट्री का ऊपर कर्जा हो गया बहुत उसके, तो कर्जा हो गया, चलो उतार दें, कर्जे क्या उतर जा कर्जा। तो अब एक आदमी ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो पैसे भी बहुत ले चुका था ब्याज के तौर पे, और रकम उसने फिर वहीं की वहीं खड़ी कर रखी थी, और इसलिए वो समझाया हमने कि दे देंगे पैसे थोड़े बहुत जोन से आते रहे। उसने तो बहुत पैसा निकाल रखा था उसकी तरफ, और वो परेशान था ज़्यादा। कल बीड़ कालवा गाँव है थाना में बैंड के अंदर, तो वहाँ पर एक नौजवान व्यक्ति है जसविंदर सिंह, उसने फांसी लगा के 7 बच्चे कर दिए और आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो कोई सुसाइड नोट भी आया है सामने, उसके बारे में? जी सर, उसके परिजनों ने पेश किया है, उसकी इलाज का जैसे कार्रवाई होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर सिरसा से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता करते हुए सीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने अपनी गलत नीतियों से हरियाणा को विकास की बजाय विनाश की कगार पर ला खड़ा कर दिया है।
सरकार कहती है कि क्लर्क की पोस्ट डेयरी और डिस्पैच की पोस्ट है और इसलिए क्लर्क की सैलरी नहीं बढ़ा सकते। सरकार बौखलाई हुई है। बहुत से विभागों में काम ठप हो गया है। हर रोज 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री की अहंकार की वजह से नुकसान हो रहा है। ये कहते हैं क्लर्क सिर्फ डायरी और डिस्पैच की पोस्ट है, मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिले। कहीं ऐसा होता है ना कि सड़क पे आप जा रहे हो तो अगर दूसरे नेता भी घूम रहे हैं तो सड़क पे गाड़ियों का काफिला ही टकरा जाए, कहीं आसपास से निकल जाए। इनके सांसद 7 सांसद दिल्ली में और हरियाणा के सारे सांसद, कहीं कोई नजर नहीं आया। इनके विधायक, आप बता दीजिए, नामित कर दीजिए कौन विधायक जनता के बीच में गया। एक ने जाने की कोशिश की थी, वो भी फोटो खिंचाने के लिए, इसलिए जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहां पर उनको मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पे बैठ के जाते, नीचे नहीं उतरते, और विद साहब बोट में बैठ के जाते, चारों तरफ 4 सिपाही लेके जाते हैं अपने साथ में। इन लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा और इनकी सरकार है। आम आदमी कहाँ जाए? इस पूरी बाढ़ में हमने देखा इन्होंने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई गांव में जी रहा है कि मर रहा है, पूछने तक नहीं गए उसका हाल। खबर रोहतक से है, जहां पर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेकर के एक अलग बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसक घटनाएं पहले भी होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, चाहे तो इतिहास उठा के देख लो। घटना को लेकर के प्रधानमंत्री और सरकार गंभीर है, तभी तो वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजा गया है। इतना ही सदन में राहुल गांधी पर दिए गए स्मृति ईरानी के बयान का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जाने के बाद से ही मणिपुर में हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। राहुल गांधी देश के विरोधी हैं और भड़काऊ बातें करके लोगों में भड़काने का काम करते हैं। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी जानी चाहिए। देखें तो रोहतक का जो 80 आगे हम और क्या आगे कर सकते हैं, क्या हम ज्यादा से ज्यादा आगे कर सकते हैं, इसमें काफी चर्चाओं से काफी हल निकलता है। गरीबों के लिए जैसे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीने के पानी के बारे में, बिजली विभाग की, फ्लड की, इरिगेशन, आपने देखा क्या सिचुएशन बनी हुई है, सिंचाई विभाग की, पेंशन डिपार्टमेंट की, और भाई और भी गरीबों से और जो अंत्योदय तक की योजनाओं तक पर इस पर चर्चा। आप भी यहाँ अंदर थे, आपने भी देखा होगा कि ये अननेचुरल सिस्टम है। नेचुरल तो ये होता है भाई बारिश आई टाइम पर आई, जितनी आनी चाहिए उतनी आई। अननेचुरल क्या होता है कि भाई अनएक्सपेक्टेड सिस्टम हो गया है कि जितनी बारिश इन दिनों में आनी चाहिए उससे कई गुना बारिश 24 घंटे में आई। उसका जो समाधान जो है प्रशासन मिलकर के, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रशासन लगा हुआ है, दिन रात पूरी कोशिश चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी काम को संभालें। खबर यमुनानगर से है, जहां पर दुर्गा गार्डन कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों गैराज के अंदर घुसकर के ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में गोली रमन नाम के युवक के हाथ में लगी है, जिससे वो जख्मी हो गया। उसे यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद डीएसपी राजीव समेत कई थानों फोर्स पहुंचा और जांच शुरू की गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। ऐसे ही 4 बजे के आसपास तो मैं गैरेज में लेटा हुआ था, तो अब बरसात की वजह से काम भी नहीं था आज, तो मैं यहाँ लेटा हुआ था। तो मेरा जो साथी था वो सामने लेटा हुआ था। तो मैं जस्ट मतलब कि अभी उधर गया ही हूँ, साथ वाली कोठी है जी, तो वहां जाके बैठा ही हूँ, तो एकदम पटाखों की आवाज आई। पटाखे हुआ, मैं क्या पटाखे रुके जा रहा हूँ, तो देखूँ सही बाहर निकल गए। जब बाहर निकल एकदम यहाँ मैं पास ही पहुंचा गैरेज के, तो एक लड़का भागता जा रहा था, तो बाइक पे बैठ के साथ ही निकल गए। लगभग 4 बजे के अराउंड का एक इंसिडेंट है, फायरिंग इंसिडेंट। 3 लड़के हैं, एक बिना नंबर की बाइक प्लेट पे आते हैं। छोटी लाइन के पास दुर्गा गार्डन का एरिया है, यहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर या गैराज है, वहाँ पे एक फायरिंग उन्होंने की है। और इसमें एक व्यक्ति है, उसको अपना बाजू पे इंजरी है, अंडर ट्रीटमेंट है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी ये जो लोग हैं कौन थे नहीं थे, इनकी अभी शिनाख्त चल रही है। सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने टेकअप कर ली है। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर हरियाणा में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी पिछले हटने को तैयार नहीं है और सरकार उनकी एक मुख्य मांग की दरकिनार कर चुकी है।
ऐसे में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार 35,400 रुपये वेतन नहीं देगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी वर्ग 1957 से काम कर रहा है, लेकिन हमने आज तक कोई हड़ताल या धरना नहीं दिया, लेकिन अब मजबूरी बन गई है, हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ रही है क्योंकि 20,000 रुपये में घर का खर्च नहीं चलता। यमुनानगर में लिपिक कर्मचारियों की अगुवाई कर रहे विकास कुमार का कहना है कि सरकार ने हमारे स्थान पर दूसरे कर्मचारियों का लगाया गया था, लेकिन उन्हें भी हाथ खड़े कर दिए गए क्योंकि ये एक तकनीकी काम है। अनट्रेंड कर्मचारी से गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। हम 5 जुलाई से हड़ताल पे बैठे हैं सर। सरकार की तरफ से तो ना कर दी गई है, क्या हड़ताल जारी रहेगी? क्या उम्मीद है आपको सरकार आपकी? पूरी उम्मीद है सर हमको, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम में से कोई यहाँ से नहीं उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम पहले ही कह के बैठे थे, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम अपनी एकमात्र जायज मांग, जिसको सरकार भी और विपक्ष भी जायज कह रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप उस चार्ट पे देख सकते हो 1957 से हमारे साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है, आपको ये बताना चाहूंगा कि कल एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से पूछा गया कि माह भर से लिपिक हड़ताल पर बैठे हैं और जनता परेशान है, तो उनका जवाब था कि 1 सप्ताह में मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री की इसी बात पर उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1 हफ्ते में हमारी जायज मांगों का समाधान कर देंगे और हम भी जनता के काम करने के लिए तत्पर हैं और हम उसी क्षण से काम पर वापस लौट जाएंगे। गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल होने का मामला सामने आया। इंस्टीट्यूट पे काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इस बाबत एक शिकायत दंपति ने फर्रुख नगर थाना पुलिस को दी। दंपति ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उधार लिए रुपए चुकाने के बाद भी उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन ना करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। संस्थान संचालकों द्वारा उनसे जबरन बाइबल पढ़ाई जाती थी और अपने बच्चों को भी ये बाइबल पढ़ाई जाने के लिए दबाव बनाया जाता था। उधर हिंदू संगठन ने पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को टालने के लिए लीपापोती करने में जुट गई है, तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एसीपी पटौदी हरेंद्र कुमार की माने तो दंपति की शिकायत लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर, ये धर्म बदलने के लिए मैं मुद्दा उठा के लेकर आया हूँ, क्यों मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं इनको बहुत बकस्तर है और जिनने मैं परेशान कराया उनसे और धमकी दे के मैं इनको निकाला, या तो हमारे धर्म में आ जा और नहीं तो अपने घर को भाग गया। कारण क्या था? इनके संपर्क में कैसे आया और क्यों ये आपको धर्म परिवर्तन? सर, मैंने मजदूरी ढूंढी तो मैं इसके पास में आया, इन्हें पैसे लालच भी दिया, हम तेरे को लोन भी देते रहेंगे और तू यहाँ नौकरी कर लेगा। क्या नाम है इनका और ये क्या करते हैं? और सर, ये बाइबल पढ़ाते हैं और ये अंदर यीशु के वे रहते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में आओ और बैठो और अपने ये मूर्ति को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ये फर्रुखनगर का मामला है जी। और यहाँ पहले इंस्टीट्यूट हुआ करता था सवेरा ग्रुप का, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह थे। वो कुछ साल पहले सेल करके चले गए और ये ईसाई मिशनरीज कोई सेंटर इन्होंने परचेज किया है और इनकी शिकायतें बहुत पहले से हमारे तक पहुंच रही थी। जो कार्य इसमें काम करने वाले थे उनको प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करने के, और बहुत सारी जगहों पर चर्च इन्होंने बनाई है, अवैध चर्च बनाई है, उनकी भी शिकायतें हमारे तक समाज द्वारा पहुंचती थी। और बहुत गांवों में इन्होंने अपने सेंटर बना लिए हैं जहां ये अपनी प्रार्थनाएं करवा रहे हैं और लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पद्धति को जबरदस्ती थोप रहे हैं। देखिए, एक रामफल है, उसने हमारे थाने में कंप्लेन की है। वो वहाँ से 5 साल से उस स्कूल में काम करता है, सफाई कर्मचारी। उसको 5 तारीख से काम पर गया नहीं है वो, तो अभी हम इंक्वायरी की है और कुछ भी हम कर रहे हैं।
जो भी इंक्वायरी के दौरान को प्रोसेसिंग हमारी इस तरह की बातें आती हैं तो हम उसमें पूरा प्रॉपर तय तक जाकर हम काम करें। इसमें कहा गया है कि आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। नहीं, अभी तक एप्लीकेशन जरूर है कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव दिया, अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। क्योंकि स्कूल के कर्मचारी 10-11 हमने बुलाए हैं, उनसे हमने बारी बारी से पूछी, और गाँव के जो ये अपने हिंदू समाज के हैं उनको भी मैंने साथ लिया इस इंक्वायरी के अंदर। हमारे तहसीलदार साहब भी साथ लिए हमने। अभी तक ऐसी बात नहीं है कि फिर भी हम इसको गहराई से देख रहे हैं, बिल्कुल सीरियस हिस्सा में ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में बीते दिनों एक महिला निर्मला की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी, जिसपे पुलिस द्वारा एसआईटी बना करके जांच की जा रही थी। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी महिला के घर में लूट के इरादे से घुसे थे, जिन्होंने महिला की हत्या करके लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी ने कहा कि आरोपियों से अवैध असलाहा भी बरामद किया गया है। तीनों आरोपी में से एक आरोपी ने महिला के घर में 1 साल पहले पेंट का काम किया था, इसलिए उसको मालूम था कि महिला किस समय घर पर अकेली रहती है, जिसके बाद उन्होंने योजना बना करके इस वारदात को अंजाम दिया था। अब अदालत में रिमांड को लेकर के पुलिस घर से लूटा गया कैश और जेवरात बरामद करेगी। आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को दोपहर को सेक्टर 7 में ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला जिनका नाम निर्मला था, उम्र करीब 63 साल थी, उनकी निर्मम हत्या घर पे चाकू द्वारा जो है उनकी निर्मम हत्या की गई थी। और इस मामले की जो केस काफ़ी सेंसिटिव था और काफ़ी गंभीर था, तो इसमें तुरंत एफएसएल की टीम्स बुलाई गई और सीआईए की टीम्स और सभी अधिकारी ने जो है मौका विजिट किया। और इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी तफ्तीश एएसपी साहब को, श्री शुभम सिंह को, और साथ में सीआईए 2 की टीम, इनको इसकी एसआईटी बना के एक तफ्तीश सौंपी गई थी। और लगातार जो है टेक्निकल असिस्टेंस लेके और बाकी भी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके इसमें जो है 3 व्यक्ति आज अरेस्ट किए गए हैं, जिनका नाम मोहित, संजीत और अभिषेक है। मोहित और संजीत ये दोनों उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अभी रतगल में रह रहे थे। और अभिषेक जो है ये बिहार का रहने वाला है मूलतः, लेकिन ये वशिष्ठ कॉलोनी में काफ़ी समय से यहाँ किराए पे ये रह रहे थे। आपको बता दें कि इंदौर के एक स्कूल के छात्रों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके से चाकू मार करके भाग रहे आरोपी को पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार किया। बता दें कि छात्रों में हुए खूनी संघर्ष के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आई है। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं और 11वीं के छात्रों के बीच सिगरेट की बात को लेकर के विवाद हो गया। सीनियर ने जूनियर की शिकायत स्कूल में की। इसी बात से नाराज जूनियर ने सीनियर छात्र की हत्या कर दी। जो जिसका मर्डर हुआ वो 12वीं का छात्र है और जिसने मर्डर किया वो 11वीं का छात्र है। तो सिगरेट की बात पर ये मर्डर हुआ है। आरोपी का ये कहना था कि 12वीं के छात्र है, उसकी शिकायत टीचर से कर दी थी कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो उस पर से इनका वाद विवाद हुआ और वाइटल पार्ट पर चाकू लगा है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में घायल अवस्था में लाया गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और मृतक का नाम समर्थ है और आरोपी नाबालिग। सतना जिले के मैहर में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए। सबसे पहले प्रशासन की टीम ने पहले आरोपी का मकान ढहाया। इसके बाद टीम दूसरे आरोपी का मकान ढहाने के लिए पहुंची तो परिवार की महिलाएं सामने आकर के खड़े हो गई। हालांकि प्रशासन ने मकान ढहा दिया। बता दें कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी अतुल के परिजनों ने कहा कि पहले जांच होनी चाहिए। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जिस वक्त की वारदात बताई जा रही है, बेटा ड्यूटी पर था। दो आरोपी हैं जिनके खिलाफ कल प्रकरण दर्ज हुआ है थाना मैहर में। और आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ ही हमने देखा कि इनका अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण किया गया था। तो नगर पालिका द्वारा विधिवत नोटिस देकर और कार्रवाई की जा रही है उनके मकान गिराने की।
दोनों आरोपियों के घर नोटिस जारी की गई थी, उनको तामील कराया गया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है, दोनों के यहाँ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत इंदौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन से की जा रही है। कार्यक्रम को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर रविवार को इंदौर आने वाले हैं और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदौर संभाग के बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, जिसका आंकड़ा 50,000 के पार होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के लिए एकजुट होकर के चुनाव में पार्टी के लिए काम करने की नसीहत देंगे। एयरपोर्ट से पहले गृह मंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंच करके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव पहुंचेंगे। नहीं, मुझे आप कहाँ का मानते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार के गृह मंत्री की लोकप्रियता भी बहुत है। तो लोग कह रहे हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो 50,000 लोग तो यहाँ पर आएंगे ही, जो कि हमने जिनको बुलाया है, पर यह संख्या और अधिक होने की भी संभावना है। और ये सब हमारी जो टीम बैठी हुई है यहाँ पर, इनकी मेहनत के कारण संभव हो पाया है। कुल 72 घंटे का समय था हमारे पास और इस 72 घंटे में ये पूरा कार्यक्रम करना एक चुनौती थी, पर हमारी टीम ने वो करके दिखाई है। मैं पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में कमोबेश यदि हम देखें तो लगभग 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं दोरनापाल पुलिस की ओर से पर्यावरण के संरक्षण व पुलिस परिसरों में स्वास्थ्य वातावरण निर्मित करने के ध्येय से पोदला उरसकना महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत दोरनापाल पुलिस आवासीय परिसर में पौधों का रोपण करके इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी प्रभारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री कोरबा प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीपैड पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले को 13,356 करोड़ की सौगात दी। साथ ही जिले में 1320 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास किया था। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले को ई पुस्तकालय की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरबा ऊर्जा की राजधानी है। कोरबा में दो महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का शिलान्यास किया गया और लगभग 12,000 करोड़ की राशि उसमें लगेगी। दूसरा, स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया और बहुत सारी जो सौगातें हैं जिसको दी गई है। तो एक बड़ी उपलब्धि का दिन आज कोरबा जिले के लिए रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सब तोड़ने फोड़ने काम तो उनका रहा है सर, है ना, लेकिन हम लोग तो कभी इस प्रकार से प्रयास भी नहीं किए, ना हम संपर्क में भी आए तो वो भी उनको आने की अनुमति नहीं थी। हमारी वैसी संख्या 68 से बढ़ के 71 हो गई, है ना, और अभी भी स्थिति वही रहने वाली है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो खबर कोंडागांव से है, जहां पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप ने गांजा तस्करी में 3 अभियुक्तों को 10-10 साल जेल और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जनवरी 2019 के गांजा तस्करी के मामले में ये फैसला सुनाया गया है। बता दें कि फरसगांव थाना पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को गांजा तस्करी कर रहे उत्तर प्रदेश के पुनीत कुमार पांडे, नवनीत दुबे और दीपक कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 106 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ था।
ये थाना फरसगांव का एनडीपीएस एक्ट धारा 20 का 2019 का एक प्रकरण है। इस प्रकरण के 3 आरोपी हैं, पुनीत कुमार पांडे उम्र 30 वर्ष, नवनीत दुबे उम्र 22 वर्ष तथा दीपक कुमार गौड़ उम्र 24 वर्ष। ये तीनों जो हैं जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके द्वारा एक सफ़ेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक UP 70 FT 2373 की ट्राली में मुर्गी के चूजे रखने वाले जो भूरे रंग के कागज के कार्टून होते हैं, उनके बीच में सेलो टेप से पैक किया हुआ 22 पैकेट मादक पदार्थ गांजा को छुपाकर परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस के फरसगांव पुलिस के द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई थी। और उक्त मादक पदार्थ जो था उसका कुल वजन 106 किलो 964 किलोग्राम था, जिसे माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोंडागांव श्री उत्तरा कुमार कश्यप के न्यायालय के द्वारा तीनों आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड के व्यतिक्रम होने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगताई जाएगी तथा जो अवधि उन्होंने अभी तक जेल में काटी है वो उनकी मुख्य सजा से उसका मुजरा किया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की है। जेपी नड्डा की नई केंद्रीय टीम में छत्तीसगढ़ से 2 नए नाम भी हैं। पूर्व मंत्री लता उसेंडी और सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बस्तर की एकमात्र लोकप्रिय महिला नेत्री लता उसेंडी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। पटाखे फोड़ करके मिठाइयां बांटी गई। बता दें कि कुछ महीने चुनाव को बचे हैं। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस दायित्व से दिया प्रदान किया और निश्चित तौर पे उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और संगठनात्मक दृष्टि से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पूरे देश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और तेजी के साथ बढ़ रहा है और आने वाले समय में जिस 100 साल के भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने किया है, हमारे प्रणेताओं ने किया है, उस पे काम करते हुए उस दिशा पे हम सारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे सदस्य उस दिशा पे अथक प्रयास करते हैं। देवघर के नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने पदभार ग्रहण किया है। डीसी कार्यालय में पूर्व डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने पुष्प गुच्छ देकर के डीसी विशाल सागर का स्वागत किया और सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद विशाल सागर ने कहा कि पहले उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया, इसके बाद पदभार ग्रहण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टॉक टू डीसी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं नए उपायुक्त महोदय को शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पवित्र पावन नगरी बैद्यनाथ नगर में लगभग 2.5 साल सेवा करने के लिए मौका देने के लिए परम श्रद्धेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अभी जो सावनी मेला का हम लोगों ने एक व्यवस्थित ढंग से सारा राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बनाए हुए हैं और जो वर्तमान उपायुक्त महोदय जी भी पहले यहाँ एक सावनी मेला के दौरान रहे और इधर मंदिर प्रभारी भी रहे, यहाँ का सारा वस्तु स्थिति जानते हैं और यहाँ सभी सिस्टम जो है दुरुस्त चुस्त दुरुस्त है। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। जैसा आपने बताया है कि अभी श्रावणी मेला का दौर चल रहा है इस जिला के अंतर्गत और श्रावणी मेला जो है वो इस जिला के लिए प्रतिष्ठा है और जिला में श्रावणी मेला का आयोजन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, कितने अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है, वो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सर ने अभी हमको ब्रीफ भी किया है और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मंदिर गया था और मैंने वहाँ पे देखा कि जो नए अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।